ओके, तो हम शुरू करते हैं फिर से जहां से हमने स्टार्ट किया था। तो हमने बात की थी किसकी, लैग्रांजियन की। और हमने बताया था कि लैग्रांजियन जो है, लैग्रांजियन अप्रोच, ये मोर जनरल अप्रोच है और रिलेटिविस्टिक अप्रोच के लिए द बेस्ट फिट है। तो हमने लैग्रांजियन को डिफाइन किया था कैसे, लैग्रांजियन को डिफाइन किया था एल, दिस इज फंक्शन ऑफ सम क्यू एंड क्यू डॉट। अगर हम लिखना चाहते हैं इसको इस तरह से कि अगर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और हर पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, क्यू है, तो Q1 Q2 ऐसे करके, और उसके साथ में जो है दूसरे जो पार्टिकल हैं उनका जो है Q1 Q2 ऐसे करके हम लिख रहे हैं। और जो उसका वेलोसिटी है वो क्या है, डॉट से डिनोट कर रहे हैं। तो हम इसको लिख देते हैं QA एंड QA डॉट। आई इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आगे हम उसको इस्तेमाल करने जा रहे हैं। यहाँ पे ए क्या है, ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दिखा रहा है, 1 2, जितने भी, जैसे 3 डायमेंशन में क्या होगा, 1 2 3 हो जाएगा, और 4 डायमेंशन में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। ये सारे डायमेंशन सेम है, यूक्लिडियन टाइप के, मिन्काउस्कियन नहीं है। मिन्काउस्कियन में क्या होता है, स्पेस और टाइम अलग अलग हो जाते हैं, यूक्लिडियन में सारे एक जैसे रहते हैं। तो एन डायमेंशन की बात करेंगे तो क्या होगा, एन डायमेंशन में Q1 Q2 Q3 ऐसे करके क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे, और Q.1 Q.2 Q.3 ऐसे करके वेलोसिटीज होंगी। तो आप यहाँ पे देखिए हर क्यू के लिए एक करस्पॉन्डिंग क्या है, क्यू डॉट है। मतलब हर कोऑर्डिनेट के लिए एक हमारे पास वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी है। और लैग्रांजियन अगर आपको पता है तो आप आयलर लैग्रांज अप्रोच लगा करके आप क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकते हैं। और हमने बताया था रिलेटिविस्टिक केस में ds जो है इसको आप लिख सकते हैं, और इसको यहाँ क्या लिखेंगे, पार्शियल एल बाई पार्शियल x डॉट म्यू, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, पार्शियल एल बाई पार्शियल x म्यू। ये हमने आपको दिखाया था, जहां पे s क्या है, s इज ए पैरामीटर, वेयर s इज एन इनवेरिएंट पैरामीटर। इनवेरिएंट मतलब लारेंज इनवेरिएंट पैरामीटर। ओके, ये हमने देखा था। और ये वाला जो फार्मूला हमने लिखा है आयलर लैग्रांज इक्वेशन का, ये इक्वेशन का फार्मूला आपको ग्रेविटी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए मिलेगा। हाँ पापा, ये फार्मूला आपको ग्रेविटी, जब आप ग्रेविटी करेंगे, कभी ग्रेविटी थ्योरी करेंगे या जनरल रिलेटिविटी करेंगे, तो वहां पे ये आपको प्लेंटी ऑफ टाइम्स मिलेगा। तो अब जो है इसका हम फील्ड थ्योरेटिक वर्जन डिस्कस करना चाहते हैं ना। तो फील्ड थ्योरेटिक वर्जन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो लैग्रांजियन है उसको दिखाना पड़ेगा फंक्शनल। तो हमने आपको बताया था कि पहले क्या होता है, फंक्शन होता है। तो हम पहले डिफाइन करते हैं, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका क्या बताया था आपको, फंक्शन डिफाइन करने का तरीका बताया था हमने आपको, एक सिंपल सा फंडा है, एक मशीन बनाते हैं जिसमें एक इनपुट है और एक आउटपुट है। तो इनपुट और आउटपुट की मदद से हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे मशीन बनाते हैं, इस मशीन का नाम रखते हैं हम F, और इसके एक इनपुट बनाते हैं और एक आउटपुट बनाते हैं। आउटपुट का नाम Y रखते हैं और इनपुट का नाम X रखते हैं। तो इसमें क्या है, ये इनपुट है और ये क्या है, आउटपुट है। और ये F क्या है, रूल है या कोई मशीन है जो X को इनपुट लेती है, कुछ इसके साथ करती है और एक आउटपुट क्रिएट करती है। क्या हम डेली लाइफ में ऐसी किसी क्या डेली लाइफ में से हम किसी चीज को जानते हैं, किसी मशीन को जानते हैं जो इस तरह का बिहेवियर शो करती है, उसमें आप कोई इनपुट दीजिए और कोई आउटपुट निकल के आए, यस सर। बताइए। सर लॉजिक गेट। अरे नहीं नहीं, डेली लाइफ मतलब जो रोजमर्रा घर में बाजार में देखने को मिलती है रोजमर्रा में। सरसों वाली मशीन सर। सर मोबाइल फोन। कंप्यूटर। सरसों वाली मशीन में देखो, इनपुट जो होता है एक होता है लेकिन आउटपुट ज्यादा आता है।
एक से ज्यादा आउटपुट आता है, तभी हम सिंगल आउटपुट की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि उसी से स्केलर फंक्शन बनेगा। मुझे ऐसा बताइए जहां पे सिंगल इनपुट हो और सिंगल आउटपुट हो। सर प्रिंटर यूज कर सकते हैं सर, आटा प्रिंटर वाली एज मशीन सर। एग्जांपल। कौन सी मशीन? पीसने वाली सर। अरे सर प्रिंटर भी यूज कर जोर सकते हैं से सर, बोलो, सुनाई नहीं मतलब पड़ा मुझे। कौन सी मशीन कह रहे हो? सर आटा प्रिंटर पीसने बोल वाली सकते हैं सर। मतलब। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, क्योंकि तुम कुछ बोले हो, मैं सुन नहीं पाया ठीक से। सर आटा पीसने वाली मशीन। एकदम बहुत बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने, बिल्कुल सही है। आटा पीसने वाली मशीन में आप देखते हैं सिंगल इनपुट है और सिंगल आउटपुट है, ठीक है। तो वो क्या है, सिंपलेस्ट जो है हमारे सिंपलेस्ट फंक्शन मशीन है। तो इसको हम लिखेंगे मैथमेटिकली, कैसे लिखेंगे? तो आप देखते हैं जितना आटा क्या है, किस पे डिपेंड करेगा? गेहूं पे डिपेंड करेगा। ज्यादा गेहूं डालोगे ज्यादा आटा आएगा, कम गेहूं डालोगे कम आटा आएगा, राइट? यही होगा ना। और सिंगल आउटपुट का मशीन कोई देखे हो आप लोग? बाइक या स्कूटी चलाए हो? हाँ सर। बाइक या स्कूटी चलाते हैं तो उसमें एक होता है एक्सीलरेटर, जिसको आप जो है ऐंठते हो, होता है कि नहीं होता है? जी सर। और और उसमें एक स्पीडोमीटर लगा होता है, जिसपे जो है जी गाड़ी की स्पीड दिखाता है, 50 60 70। कई बार डिजिटल होता है, कई बार एनालॉग होता है। ये भी आपने देखा होगा। तो जी जब सर। आप इनपुट मतलब आपके इनपुट मतलब जो आपके कंट्रोल में है, तो आपके कंट्रोल में क्या होता है? एक्सेलरेटर होता है। क्या होता है आपके कंट्रोल में? एक्सेलरेटर होता है। तो आप एक्सेलरेटर को जब आप इनपुट को एक्सेलरेटर को चेंज करते हो तो आउट होता है, आउटपुट के कंट्रोल में नहीं होता। आउटपुट आउटपुट किस पे डिपेंड करता है? मशीन पे। तो कहते हैं पिकअप बहुत अच्छा है, तो मतलब वो मशीन का जो है फंक्शन अलग ढंग से काम कर रहा है। पिकअप अच्छा नहीं तो मशीन का फंक्शन अलग ढंग से काम कर रहा है। तो हर बाइक के लिए क्या होता है, वो आपका इनपुट और आउटपुट का जो रिलेशन है वो क्या होता है? अलग अलग होता है, मतलब वो मशीन पर डिपेंड करती है, राइट? यस सर। यही करते ना। तो एक तरह से ये क्या है, ये जो हमने अभी लिखा था पिछले ये वाले में क्या कहते हैं स्लाइड में, बिल्कुल वैसा ही है। तो मैथमेटिकली हम इसको लिखते कैसे हैं? जो आउटपुट है इसको लिखते हैं एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। एक्स जो ब्रैकेट के अंदर है, इसको बोलते हैं इनपुट, और वाई क्या हो गया? आउटपुट, और एफ क्या हो गया? रूल हो गया। तो सच ए फंक्शन इज कॉल्ड सच ए सिंगल आउटपुट। देखो याद रखो, हम फंक्शन का जो क्वालिटी किसे डिफाइन करते हैं? इसको डिफाइन करते हैं हम फंक्शन की क्वालिटी को या फंक्शन के नेचर को इसके आउटपुट से। अगर सिंगल आउटपुट है तो क्या बोलेंगे उसको हम? स्केलर फंक्शन है। आउटपुट फंक्शन इज कॉल्ड स्केलर फंक्शन, राइट? यस सर। इफ द नंबर ऑफ इनपुट्स आर मोर देन वन, then the scalar function या इस फंक्शन वाले लिख दो, then the function is called मल्टी वेरिएबल, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल होते हैं वही क्या होते हैं? इनपुट्स होते हैं। मल्टी वेरिएबल फंक्शन मतलब कुछ ऐसा समझिए, ये हमारा एफ हो गया, मशीन हो गई, और ये आउटपुट हो गया, और इनपुट क्या हो गए? इसको कह दिया x1, x2 एंड x3, और आउटपुट क्या हो गया? y हो गया।
तो y इज फंक्शन कैसे लिखेंगे, y इज फंक्शन ऑफ x1 x2 एंड x3। तो इसको क्या बोलेंगे, मल्टी वेरिएबल स्केलर फंक्शन। ठीक है ना, क्या नाम है इसका, मल्टी वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे एक नहीं एक से ज्यादा वेरिएबल है, तो मल्टी वेरिएबल स्केलर फंक्शन नाम है इसका। ओके यस सर। तो अब हम इसी तरह के एक स्केलर फंक्शन की बात करेंगे। लेट अस टॉक अबाउट a scalar function in Minkowski space टाइम। तो हम यहाँ पर एक मशीन बनाते हैं, टी एक्स वाई एंड जेड, इसके जो है इनपुट्स हैं, और आउटपुट क्या है आपका, सिंगल है। इसको हम क्या कर देते हैं, फाई कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, फाई इज या आउटपुट इज इक्वल टू फाई ऑफ टी एक्स वाई एंड जेड, ऐसा लिख सकते हैं। अब आप कहोगे हमने मशीन को क्यों नहीं दिखाया, मशीन का नाम क्या रखा, मशीन का नाम ही फाई रख दो। अब कहोगे कि दोनों नाम सेम होगा, हाँ दोनों नाम रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी हम आपको एक तरीका बताएंगे। तो जो हमने भी लिखा था y इक्वल टू एफ एक्स लिखा था, इसको कई बार ऐसे भी लिखा जाता है, एफ ठीक है, ये भी एक तरीका है लिखने का। तो इसीलिए फाई को हमने क्या लिखा है वहां पे, फाई इक्वल टू फाई इक्विवेलेंट टू फाई सी टी एक्स वाई जेड। अब हमने सी क्यों लिखा, क्योंकि हमको इक्वल फुटिंग में चाहिए, सारे इनपुट एक जैसे होने चाहिए, सारे इनपुट एक जैसे होने चाहिए। आउटपुट क्या हो गया, सिंगल हो गया, तो आउटपुट अभी सिंगल है तो क्या होगा, स्केलर होगा। अच्छा, कोई आपको एग्जांपल पता है कोई डेली लाइफ का जहां पे आपको सिंगल आउटपुट मिलता है कई इनपुट के लिए? सर वही बाइक वाले ही एग्जाम्पल में सर, हम गियर भी लगाते हैं, एक्सीलरेटर भी लेते हैं, तब जाके बाइक हमारी चलती है। तो सर इनपुट हमारे दो हो गए, वो काम एक ही हो रहा है, बाइक का चलना, स्पीड बढ़ना। ठीक है, और कोई डेली लाइफ में, किचन से लेकर के जो है, घर के बिस्तर से लेकर के, छत से लेकर के दुआरी तक, कोई और एग्जांपल? कोई और एग्जांपल बताओ। सर किचन में जब खाना बनाते हैं सर, गैस जलाना पड़ता है, बर्तन रखना पड़ता है, तमाम इंग्रेडिएंट डालना पड़ता है, अंत में बनता है हमारे पास सर एक ही आइटम। हाँ, एक ही आइटम बनता है, खिचड़ी बनाते हो? हाँ सर। तो खिचड़ी क्या तुम्हारा जी स्केलर सर, कोई भी फंक्शन? रेसिपी मल्टी नहीं, वेरिएबल सभी है। में बाय प्रोडक्ट हो जाता है ना। चाय बनाओगे तो चाय में जो है तुमको चाय पत्ती तो जो है तुमको छाननी पड़ेगी। ठीक है, तो जी मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली वही है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में आइडिया आ गया कि बहुत सारे इनपुट होकर के भी एक सिंगल आउटपुट आ सकता है। और अगर मैथमेटिक्स में ऐसा होता है या फिजिक्स में ऐसा होता है, उसको बोलते हैं स्केलर फंक्शन, लेकिन मल्टी वेरिएबल स्केलर फंक्शन, राइट। तो फाई क्या है, फाई इज ए फंक्शन ऑफ टी एक्स वाई जेड, और इसको इक्वल फुटिंग पे लाना है, मतलब सारे को डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो हमने क्या लिखा, सी टी कर दिया, ताकि ये भी क्या हो, ये लेंथ की डायमेंशन हो जाए। सी टी क्या है, लेंथ की डायमेंशन, या इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस की डायमेंशन है। एक्स भी डिस्टेंस है, वाई भी डिस्टेंस है, जेड भी डिस्टेंस है, तो टी वाले को भी डिस्टेंस बना दिया हमने। और इसको हमने कल बताया था, आपको फिर से बता रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं एक्स नॉट, x1, x2 एंड x3। फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप सबसे कि इसको x टू पावर 0 मत पढ़ना, x टू पावर 1 मत पढ़ना, x टू पावर 2 मत पढ़ना, या स्क्वायर और x क्यूब मत पढ़ना। क्या पढ़ोगे, 0 1 2 3 पढ़ोगे, क्योंकि एक्सप्लिसिटली मैंने अलग से बिल्कुल क्लियरली मैं बता रहा हूं कि इसको स्क्वायर और क्यूब नहीं पढ़ना है, इसको 0 1 2 3 इंडेक्स है। ये क्या है, इंडेक्स है, पावर्स नहीं है। सॉरी, हमारे पास दूसरा कोई तरीका
नहीं है। तो मैथमेटिक्स में ऐसी बहुत सी या फिजिक्स में बहुत सी चीजें मिलेंगी जहां पे आप कहोगे कि अरे ये तो हमने वहां पे कुछ इसका नाम कुछ और रखा था, यहाँ पे कुछ और है। तो होता है, अब क्या किया जाए, हमारे पास इतने जो है लेटर्स नहीं है, इतने जो है हमारे पास ऑपरेशंस हैं। तो इसको हम और एब्रीवेटेड फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स म्यू, और एब्रीवेटेड फॉर्म में लिख सकते हैं फाई एक्स। अब आप कहोगे ये वाला एक्स अलग है क्या? हाँ भाई अलग है, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे इसका नाम ही रख दिया अलग है। ये एक्स में जो है, अगर हम फील्ड थ्योरी की बात कर रहे हैं या रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स की, तो जो सिंगल एक्स है, दिस सिंगल एक्स इज एक्चुअली इवेंट। क्या है ये इवेंट? चल जा मेरे भाई। सर आपकी पेन की डिलीवरी कहाँ तक पहुंची? अभी उत्तर प्रदेश में पहुंची है, भगवान जाने कितना टाइम लगी। दिखा रहा है कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी। इसका पेन कहीं मिलता ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से तो ऑर्डर लेके बुलाए हैं। रुको हाथ से लिखते हैं। तो इसको हम लिखेंगे x0, x1, x2 एंड x3, राइट। ये x का मतलब है, यहाँ पे मतलब ये स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट है। क्या है? स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट है, राइट। तो फाई जो है हमारा स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट है। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा, अब डेरिवेटिव यहाँ पे कितने डेरिवेटिव बनेंगे? पार्शियल डेरिवेटिव कोई बताओ। 4 यहाँ पे इनपुट है तो 4 डेरिवेटिव बनेंगे। अगर हम एक्स वाई जेड को क्या कर दें, फिक्स कर दें, और सिर्फ टी के साथ देखेंगे, टी को वेरी करें तो फाई कैसे वेरी करता है। तो ये जो वेरिएशन है इसको हम क्या कहेंगे? पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी तरह से अगर हम टाइम को फिक्स कर दें, वाई जेड को फिक्स कर दें और एक्स को चेंज करें और देखें कि फाई में क्या चेंज होता है, तो जो रेट ऑफ चेंज है उसको क्या कहेंगे? पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देयर आर 4 डेरिवेटिव, देयर आर 4 derivatives ऑफ फाई। तो कौन कौन से हैं जरा देख लिया जाए। एक तो हो जाएगा पार्शियल 0 फाई, दूसरा हो गया पार्शियल 1 फाई, पार्शियल 2 फाई, पार्शियल 3 फाई, यही होगा ना। और इन सबको अगर हम एक साथ लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? पार्शियल म्यू फाई। आप कहोगे कि सर म्यू ही क्यों लेते हैं आप, म्यू से कुछ आपका ज्यादा लगाव है? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। हम इसको अगर आपको नहीं पसंद है तो हम इसको अल्फा भी लिख सकते हैं, लेकिन याद रखना हम बाय डेफिनेशन इसको ग्रीक इंडेक्स ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ग्रीक इंडेक्स। और नीचे की तरफ लिखेंगे तो सबस्क्रिप्ट लिखा है, ऊपर लिखेंगे तो सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा। तो पार्शियल अल्फा फाई क्या हो गया? पार्शियल 0 फाई, पार्शियल 1 फाई, पार्शियल 2 फाई, पार्शियल 3 फाई। तो अब हम लैग्रेंजियन की बात करेंगे और देखेंगे कि फंक्शनल क्या होता है। तो फंक्शनल को पहले डिफाइन कर लेते हैं, फिर इसके बाद लैग्रेंजियन को डिफाइन करते हैं फिर से। फंक्शनल, तो फंक्शनल बताया था फंक्शन ऑफ फंक्शन। फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो जैसे यहाँ पे एक फंक्शन है हमारे पास एफ है, ये इसका इनपुट है और ये क्या है? इसका आउटपुट है, और ये अगले का इनपुट हो जा रहा है जी का, और ये फाइनल आउटपुट हो रहा है। इसको हम कह देते हैं जेड, इसको कह देते हैं वाई, इसको कह देते हैं एक्स। तो आप कैसे लिखेंगे? ये वाली मशीन को देखो, यहाँ पे क्या लिखेंगे? जेड इक्वल टू लिखेंगे जी ऑफ वाई। पर हमने अभी देखा वाई क्या है? वाई इज ए फंक्शन ऑफ, वाई इज ए फंक्शन ऑफ व्हाट? वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ये हमने भी देखा। तो इसको लिखेंगे एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा जी फंक्शन ऑफ एक्स, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जी ओ एफ या जी ऑफ एक्स। तो इन फैक्ट जो है जी किस पे डिपेंड कर रहा है? अल्टीमेटली एक्स पे डिपेंड कर
डायरेक्टली नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं इनडायरेक्टली कर रहा है। तो पहले क्या लिखते थे, अगर डायरेक्ट फंक्शन है तो इस स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, और अगर इनडायरेक्ट फंक्शन है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब हुआ कि ये डिपेंड तो करता है एक्स पे, लेकिन डायरेक्टली नहीं करता, किसी के थ्रू करता है, राइट, किसी के थ्रू करता है। तो यहाँ पे एक जो है चैनल है। तो ऐसी क्वांटिटीज क्या कहते हैं, फंक्शनल कहते हैं। तो जेड इज ए फंक्शनल ऑफ एक्स, जेड इज ए फंक्शनल ऑफ एक्स। इसी तरह जो लैग्रैंजियन है हमारा, लैग्रैंजियन क्या है, लैग्रैंजियन इज ए फंक्शनल ऑफ कोऑर्डिनेट्स। सिमिलरली द लैग्रैंजियन is a functional of कोऑर्डिनेट्स। अब कोऑर्डिनेट्स मतलब मिंकाउस्कियन कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, मिंकाउस्कियन कोऑर्डिनेट्स की। मिंकाउस्कियन में टाइम भी है और स्पेस भी है। ओके, यस सर। ठीक है। तो अब हम लिखते हैं L इज ए फंक्शनल ऑफ एक्स, या कह सकते हैं L इज फंक्शन ऑफ फाई एंड इट्स डेरिवेटिव। अब कौन कौन से डेरिवेटिव हैं, आपको हमने बताया कि हमारे पास कितने डेरिवेटिव हैं, 4 डेरिवेटिव हैं। तो वी हैव टू राइट द 4 डेरिवेटिव्स एज पार्शियल अल्फा फाई, क्योंकि हमने देखा था कि जो लैग्रैंजियन होता है ये कोऑर्डिनेट और उसके जनरलाइज्ड वेलोसिटी दोनों का फंक्शन होता है, सिंगल का नहीं होता है, दोनों का ही फंक्शन होता है, दोनों पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है और कोऑर्डिनेट पे भी डिपेंड करता है। तो एल को हमने इस तरह से लिख दिया, अच्छी बात है। ओके, बट जो फिजिक्स है वो किसकी है, यहाँ पे मिंकाउस्कियन स्पेस टाइम की है। और फिजिक्स कौन सी है, 4 डायमेंशनल है। जो एल है आपका, ये कहाँ पे आता है, एक्शन में आता है। तो एक्शन का डिफिनेशन हमने बताया था, एज वी नो दैट all the laws of physics emerge from invariant एक्शन। एक्शन को हमने कुछ ऐसा लिखाया था, ठीक है, which is defined as which can be different for different cases। ऐसा नहीं कि सारे एक्शन एक जैसे होते हैं, अलग अलग केसेज में अलग अलग एक्शंस होते हैं। हियर इन अवर केस, हमारे केस में क्या है, एक्शन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, dt and L। This action should not depend on तो कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, ठीक है,
कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, एक्शन जो है वो नहीं बदलेगा। तो ये इस तरह से डिफाइन करना चाहिए इसको। एक्शन क्या है? नंबर है, नंबर नेवर चेंजेस, चाहे वो कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस मिल जाए, एक्सेलरेटेड हो, नॉन एक्सेलरेटेड, कुछ भी हो। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? इनर्शियल फ्रेम्स की या रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में किसकी बात होती है? केवल और केवल इनर्शियल फ्रेम्स की। नॉन इनर्शियल फ्रेम्स को हम कंसीडर नहीं करते। उसको हम कहाँ कंसीडर करेंगे? जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, राइट? तो चलो देखते हैं क्या होता है। यस सर। तो ए को बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए था? बाय डिफॉल्ट होना चाहिए कि फ्रॉम टू रिलेटिव फ्रेम्स एस एंड एस प्राइम, ठीक है, द एक्शन चेंजेस एज। एक्शन कैसे चेंज होता? जस्ट ए मिनट, होल्ड ऑन। तो एक्शन चेंजेस एज, एक्शन कैसे बदलेगा? ये हो जाएगा ए प्राइम हो जाएगा प्राइम फ्रेम में। तो प्राइम फ्रेम मतलब क्या हो जाएगा? डी टी प्राइम हो जाएगा और ये हो जाएगा एल प्राइम हो जाएगा। ओके, डी टी क्या हो जाएगा? डी टी प्राइम और एल प्राइम हो जाएगा। तो आपको पता है अंडर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, अंडर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस, ये dt कैसे चेंज होगा? dt गोज टू dt प्राइम, और ये क्या होता है? गामा dt होता है। इज इट ओके? जी सर। गामा dt होता है कि गामा गामा इनवर्स तो नहीं होता ना? नहीं सर, वो तो यल में होता है ना, यल बाई गामा। हाँ ठीक है। एंड ये जो L है आपका L प्राइम, L गोज टू L प्राइम, ये एक्चुअली क्या है? एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस एनर्जी ही तो होगा, और कुछ तो नहीं होगा ना। तो एनर्जी कैसे चेंज होती है? एनर्जी कैसे चेंज होती है ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो हमारे पास एक सिंपल सा फार्मूला है एनर्जी के लिए। एनर्जी क्या होती है? इक्वल टू एम सी स्क्वायर होती है एस फ्रेम में। किसमें? एस फ्रेम में कितनी होती है? इक्वल टू एम सी स्क्वायर होती है। तो ई प्राइम कितनी हो जाएगी? एम गामा सी स्क्वायर हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगी? ये गामा ई हो जाएगी, सिर्फ 1/गामा। ओके, जी सर। तो लैग्रेंजियन में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका गामा एंड एल हो जाएगा। नहीं, ये रियलिस्टिकली इनवेरिएंट होना चाहिए। मैं कहीं गलती कर रहा हूँ क्या? dt का तो गामा dt ही होता है, श्योर है? सर टाइम डिलेशन हो जाता है, तो सर अगर हमारा नहीं गामा ग्रेटर देन 1 होता है तभी तो डिलीट करेगा उसको। नहीं, dt प्राइम क्या होता है? गामा dt ही होता है ना। जी। और एनर्जी का कितना होता है? एम सी स्क्वायर होता है, रेस्ट मास एनर्जी एम सी स्क्वायर होता है। तो मोशन में क्या हो जाएगा? वो मोशन में हो जाएगा एम गामा
क्योंकि मास चेंज होता है और वेलोसिटी तो चेंज नहीं होगी c स्क्वायर, या और नहीं कुछ और चेंज होता है इसमें। ये एनर्जी वाला थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ये 1/गामा आना चाहिए। ओके, ये 1/गामा आना चाहिए, तभी तो कैंसिल होगा। एनर्जी के लिए क्या होगा, एनर्जी कैसे चेंज होती है एनर्जी के लिए, पूरा कैंसिल होगा। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इसको मैं कल चेक करूंगा, ठीक है। तो एल प्राइम जो है ये होना चाहिए आपका गामा इनवर्स एल होना चाहिए। इससे क्या होगा, ये जो क्वांटिटी है ये ऐसे होना चाहिए, मैं चेक करूंगा कैसे होता है ना, ये आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, कल मैं इसको डिस्कस करूंगा एक्सप्लिसिटली। तो अब हमारे पास जो डी टी प्राइम और एल प्राइम है, ये क्या हो जाएगा, गामा डी टी और गामा इनवर्स एल हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, डी टी एंड एल हो जाएगा। तो डी टी प्राइम एल प्राइम ये क्या हो गया, डी टी एंड एल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, एक्शन इनवेरिएंट है, एक्शन इनवेरिएंट है। सो ए प्राइम इज इक्वल टू ए। कल हम यही गलती कर रहे थे। तो ए प्राइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्शन डज नॉट चेंज। सो एक्शन इज इनवेरिएंट अंडर लॉरेंज ट्रांसफॉर्म एलटी, राइट। लेकिन यहां पे आप देखो, बट हियर DTL combination is invariant, या LI लिख दे, LI मतलब ओके। सो बट DTL combination is Lorentz invariant, not L, not L or not DT। तो जो L है और DT ये दोनों अलग अलग जो है आपके, L और DT दोनों अलग अलग क्या है, इनवेरिएंट नहीं है। ये दोनों साथ मिलते, इनका प्रोडक्ट जो है वो इनवेरिएंट है। रिमेंबर, in order to obtain Euler-Lagrange equation of motion, we need a Lorentz invariant Lagrangian। अब कैसे बनाए, हमने देखा लॉरेंज इनवेरिएंट लैग्रेंजियन तो है ही नहीं, क्योंकि लॉरेंज इनवेरिएंट होता तो यहाँ पे एल प्राइम क्या हो जाता, एल के इक्वल हो जाता। पर एल प्राइम क्या है, गामा इनवर्स एल आ रहा है। तो कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। तो हम क्या करें जिससे कि जो है हमको ये जो कॉम्बिनेशन है एक्शन का, ये जो एक्शन का कॉम्बिनेशन है, ये क्या मिल जाए हमको, लॉरेंज इनवेरिएंट। मतलब ये जो ये वाला हिस्सा है ये अलग से लॉरेंज इनवेरिएंट हो और ये हिस्सा अलग से लॉरेंज इनवेरिएंट हो। क्या ऐसा हम कुछ कर सकते हैं जिससे कि दोनों हिस्से अलग अलग लॉरेंज इनवेरिएंट हो जाए? यस, वी कैन डू इट। सो वी कैन मेक इट, वी कैन मेक इट। कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। आपको पता है डेंसिटी को आप कैसे डिफाइन करते हैं, मास डेंसिटी को? या एनर्जी डेंसिटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, या मान लो एनर्जी डेंसिटी को है, कैसे डिफाइन करोगे? एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम सर। ओके, तो एनर्जी को आप डिवाइड करोगे वॉल्यूम को, राइट? यही करोगे ना? जी पक्का? तो आप कह सकते हो कि एनर्जी कितना है, एनर्जी को आप लिख सकते हो कि एनर्जी डेंसिटी और टोटल वॉल्यूम इंटीग्रेशन के साथ, ऐसा लिख सकते हैं? जी लिख सकते हैं।
यस सर। तो सिमिलरली जो लैग्रांजियन है इसको आप क्या लिख सकते हैं, लैग्रांजियन डेंसिटी एंड वॉल्यूम, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि लैग्रांजियन डेंसिटी क्या एक्चुअली एनर्जी ही तो है, लैग्रांजियन क्या एनर्जी ही तो है ना, एनर्जी डिफरेंस एनर्जी ही तो होगा। जी। तो एलडी मतलब लैग्रांजियन डेंसिटी। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, लैग्रांजियन डेंसिटी के लिए हम एक अलग सिंबल बनाते हैं ऐसा करके, करली एल, ऐसा बना सकते हो, ये लिखो यूं लिखो, सांप जैसा थोड़ा सा। तो जगह जगह आपको यही सिंबल मिलेगा, इसलिए मैं बना रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं जो सिंबल बना रहा हूँ आप बिल्कुल ऐसे बनाइए, लेकिन थोड़ा सा ये डिफरेंट होना चाहिए, करली सा दिखना चाहिए, आपकी कलाकारी है कैसा आप कर पाते हो। और वॉल्यूम को क्या लिखते हैं हम, ये कौन सा वॉल्यूम है, 3 वॉल्यूम है, तो इसको लिखते हैं 3 D3X, ऐसा लिख सकते हैं। जी। तो L हमारे पास क्या हो गया, L इज नाउ L इज इक्वल टू D3X। और अब देखो तुम लोग जैसा लिखे थे मुझे नहीं पता है पहले कैसे लिखते थे, क्योंकि पहले जो है हमेशा जो वेरिएबल होता है उसको लास्ट में लिखा जाता है, लेकिन जो नया मेथड है उसमें वेरिएबल को पहले लिखा जाता है, तो इसको लिखा जाता है एक्चुअली ऐसे D3X एंड L, कैलिग्राफिक L या करली L। तो ये राइट तरीका है, याद रखो। अब जो है लिखोगे तो हमेशा जो वेरिएबल है उसको पहले लिखोगे और जितने इंटीग्रेंड है उसको बाद में लिखोगे। L को हम क्या लिख सकते हैं, D3X या D3X एंड L लिख सकते हैं। Therefore action will be how much, एक्शन को हमने क्या लिखा था, एक्शन को हमने लिखा था dt एंड L, ऐसा लिखा था। जी सर। तो आपको यहाँ पे dt और L को हमने क्या लिखा, D3X एंड कैलिग्राफिक L। ओके, जी। तो इसको आप एक साथ लेकर के क्या लिख सकते हैं, मतलब 4 वॉल्यूम में, तो ये हो जाएगा dt एंड D3X। और ये हो गया, यहाँ पे 4 इंटीग्रेशन है, 3 इसके हैं, मतलब ये एक्चुअली ऐसा होता है ना, तो 3 इसके और 1 इसका, तो 4 इंटीग्रेशन है, लेकिन लिखा नहीं जाता है, सिंगल इंटीग्रेशन लिख देते हैं, लोग समझ जाते हैं। तो सिंगल इंटीग्रेशन यहाँ पे किसका मतलब है, यहाँ पे जो वेरिएबल है 1 यहाँ पे और 3 यहाँ से, मतलब 4 इंटीग्रेशन है। सो वी हैव एक्चुअली 4 इंटीग्रेशन, बट वी हैव जस्ट नोटेटेड इट बाय ओनली सिंगल इंटीग्रेशन साइन, राइट। यस सर। तो आपको एक बात बताएं, एक्शन में अगर किसी चीज का मल्टीप्लाई करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप इसको CA लिख दोगे तो भी नया एक्शन है, तो भी एक्शन जो है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज, तो इसको आप CD लिख, तो ये क्या हो जाएगा, DX नॉट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, D3X, और ये हो गया L। तो आपको क्या मिल गया, D4X। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम बल्कि लिख ही देते हैं अलग से, क्योंकि हमारे पास जगह है तो हम इसको लिख दें। इसको लिख सकते हैं DX DY एंड DZ एंड L, ऐसा लिख देते हैं। इसको भी लिख देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न रह जाए हमारे पास। तो DX DY एंड DZ L हो गया, और अब इसको साथ में लिख दिया हमने सबको, DX1 DX2 एंड DX3 एंड L। अब इसको हम 1 0 1 2 3 सात चारों को मिलाकर क्या लिख दिया, D4X लिख दिए, क्या लिख दिया, D4X, और ये हो गया L, क्या हो गया, D4X। तो जो CA है इसका भी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, ये भी होगा, तो नया A डिफाइन कर दो कुछ इस तरह से। तो ये क्या हो गया, नाउ दिस इज द रिलेटिविस्टिक एक्शन, दिस वन इज द रिलेटिविस्टिक एक्शन।
ठीक है, ए इक्वल टू क्या, इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये हो गया हमारा, कैद हो गया बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिल गया, एक रेट्रिस्टिक एक्शन का फार्मूला मिल गया। अब हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पे D4X और जो L है करली वाला, ये क्या इंडिपेंडेंटली लैरेंज इनवेरिएंट है। So we have to check here. Check here if D4X and L are independently Lagrange invariants, हम चेक करना चाहते हैं। तो हमने देखा था कि D4X जो क्वांटिटी है, अगर हम S फ्रेम से S प्राइम फ्रेम में जाएं तो ये क्या हो जाएगा, D4 प्राइम X प्राइम हो जाएगा। और ये जो होता है, ये कल हमने प्रूव किया था, ये क्या होगा, ये D4X के ही इक्वल हो जाएगा फिर से। मतलब ये क्या है, लैरेंज इनवेरिएंट है, ये आपका लैरेंज इनवेरिएंट है। इन जनरल होता क्या है, एक्चुअल फार्मूला जो है जैकोबियन वाले थ्योरी से आएगा, वो क्या होगा, D4X प्राइम ये हो जाएगा जैकोबियन X प्राइम बाई X एंड D4X हो जाता है। और इसका आंसर कितना आता है, इसका आंसर आता है माइनस ईटा प्राइम बाई माइनस ईटा और D4X आता है, सॉरी, और ये होता है D4X प्राइम होता है। तो ये आंसर कितना आता है, माइनस ईटा और D4X प्राइम इक्वल टू हाउ मच, कितना आता है, माइनस ईटा एंड D4X हो जाता है। ये आता है एक्चुअल रिजल्ट, दिस इज योर एक्चुअल रिजल्ट। ये आप जब ग्रेविटी पढ़ेंगे कभी तो उसमें ये चीज आएगी बार बार, कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ग्रेविटी वाले अक्सर पूछते हैं इस क्वेश्चन को कि इनवेरिएंट क्या है ये बताइए। तो लैरेंज इनवेरिएंट एक क्वांटिटी होती है, न कि सिर्फ D4X होती है। पर इन केस ऑफ मिंकाउस्कियन, इन केस ऑफ मिंकाउस्कियन मीट्रिक मिंकाउस्कियन मीट्रिक में क्या होता है, ईटा का डिटर्मिनेंट, ईटा मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ईटा म्यू न्यू, और ईटा म्यू न्यू कितना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ डायगोनल 1 -1 -1 -1, यही होता है ना, क्या आप सबको याद है। Yes, sir. ईटा का मतलब होता है डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स एंड विच आर 1 -1 -1 -1। तो जब डिटर्मिनेंट लेते किसी मैट्रिक का, तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स मतलब प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे क्या है, इसलिए ईटा कितना हो जाएगा डिटर्मिनेंट, या इसको ऐसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं ईटा इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ईटा म्यू न्यू। इसको क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स। तो 1 हो गया, -1 हो गया, -1 हो गया, -1 हो गया। मुझे कोई बताएगा कितना आंसर आएगा, -1 सर। -1 आ जाएगा। तो एक्चुअली माइनस ईटा को हम लिख सकते हैं 1, माइनस ईटा क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो माइनस ईटा को 1 लिख सकते हैं, तो माइनस ईटा रूट को क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, राइट, पॉजिटिव रूट।
जी सर। एंड आल्सो माइनस ईटा प्राइम को भी 1 लिखेंगे, क्योंकि हमने देखा कि ईटा का चेंज नहीं होता है नेचर, रिलेटिविटी में ईटा का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है। इसलिए हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पे बैक में जाओ, ये माइनस ईटा प्राइम था, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1, और ये क्या हो जाएगा d4, यही आंसर आ जाएगा ये वाला हार्मिंकाउस्की मैट्रिक्स या मीट्रिक या स्पेस टाइम लिख दो, बस हो गया, काफी है। स्पेस टाइम, मिंकाउस्की स्पेस टाइम में क्या हुआ, माइनस ईटा प्राइम d4 x प्राइम, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, रूट का माइनस ईटा एंड माइनस d4, ईटा dx4। और हमने देखा माइनस ईटा प्राइम कितना है, 1 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 इंटू d4 x प्राइम, और ये क्या हो जाएगा 1 इंटू d4x। तो इनफैक्ट आपको मिल क्या गया, d4x प्राइम इक्वल टू d4x, और ये क्या हो गया, लारेंज इनवेरिएंट हो गया, क्योंकि दोनों केस में ये सेम रहता है, ये चेंज नहीं होता है। तो अब देखो ये अलग से इंडिपेंडेंट हो गया, लारेंज इंडिपेंडेंट हो गया, ये अलग से लारेंज इंडिपेंडेंट हो गया। अब आती है बारी किसकी, एल की। लेट अस वर्क विद द, या लेट अस चेक विद लैग्रेंजियन नेस्टी। लैग्रेंजियन नेस्टी कितनी होती है, दिस इज एल अपान वी, कितनी होती है, एल अपान वी। तो व्हेन एल गोज टू एल प्राइम, तो एल प्राइम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वी प्राइम हो जाएगा। आपको पता है वॉल्यूम कैसे चेंज होता है, v बाई गामा, और एल प्राइम कैसे चेंज होता है, गामा एल। ये होता है गामा इनवर्स एल होता है। अभी हमने प्रूव नहीं किया, याद रखना, कल हम प्रूव करेंगे इसको। गामा इनवर्स एल होता है, और ये कितना वी कितना होता है, ये भी गामा इनवर्स वी होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये भी गामा इनवर्स वी होता है। क्यों होता है, रुक जाओ दिखाते हैं, एक मिनट, एक स्टेप और कर लेते हैं। इसको कहते हैं वी प्राइम, वी प्राइम मतलब एल प्राइम को लिखा हमने गामा इनवर्स एल लिख दिया, और इसको लिख सकते हैं डी एक्स प्राइम डी वाई, या एक्स प्राइम, ऐसे कर लो बिग एक्स प्राइम वाई प्राइम एंड जेड प्राइम। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में अगर मूवमेंट हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, गामा इनवर्स एल, और एक्स के डायरेक्शन में हो रहा है तो क्या हो जाएगा, गामा इनवर्स एक्स हो जाएगा, और वाई और जेड क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो ये एज इट इज होंगे। इसका मतलब गामा इनवर्स से कैंसिल हो गया गामा इनवर्स, और बचा कितना, एल अपान एक्स वाई जेड, मतलब एल अपान वी हो गया, मतलब ये क्या हो गया, एल हो गया। तो आपने देखा एल गोज टू एल प्राइम, दैट इज वंस अगेन इक्वल टू एल, दैट इज वंस अगेन इक्वल टू एल। सो दिस इज आल्सो independently Lagrange invariant quantity. Okay, this is independently Lagrange invariant quantity. So the action now looks like, the action becomes, एक्शन कैसा बन जाएगा, ये एक्शन बन जाएगा हमारा d4x एंड l, और l किसका है, ये जो करली l किसका फंक्शन है, फाई एंड पार्शियल म्यू या अल्फा, जो भी लिखना है आप उसको, फंक्शन है पार्शियल म्यू फाई का। अल्फा लिखे, चलो अल्फा ही रख देते हैं, राइट। तो अब देखो ये भी क्या है, ये भी लारेंज इंडिपेंडेंट है या इन्वेरिएंट है, और ये भी क्या है, लारेंज इन्वेरिएंट है। दोनों अलग अलग है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, ये ओवरऑल जो है लारेंज इन्वेरिएंट जैसा कि होना चाहिए, एज इट इज एक्सपेक्टेड।
राइट। यस सर। अब हम जब ये हमारे पास एक्शन हो गया तो एनी इक्वेशन ऑफ मोशन या फिजिक्स इमर्जेस फ्रॉम द एक्शन, सो एनी EVO कैन बी obtained by the fact fact that ये तो लिख ही नहीं रहा है, that action is invariant। मतलब क्या हो गया कि डेल्टा ए जो वेरिएशन ऑफ एक्शन है, सर ए को कर ले लिखा ना, कर ले, ये क्या होगा, जीरो होगा, ऑलवेज जीरो, ये आपका जीरो है। दिस कंडीशन गिव्स यू द इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस कंडीशन गिव्स यू द इक्वेशन ऑफ मोशन, सो दिस कंडीशन गिव्स अस EOM। कैसे, चलो शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्या है, जीरो है, नील बटा सन्नाटा। तो आप इसको लिख सकते हैं D4X एंड L एंड फाई एंड पार्शियल अल्फा फाई, और इधर लगा दिया हमने डेल्टा, और दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो, राइट। इज इट ओके? तो हमने कहा कि D4X तो इनवेरिएंट है, इसका तो कुछ नहीं होता क्योंकि ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम अब चेंज नहीं होगा, पूरे स्पेस का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो इसका कुछ नहीं होगा। इसका होगा क्योंकि ये जो है डिपेंडेंट क्वांटिटी, ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं करे, D4X वॉल्यूम किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये तो फिर हो गया फिक्स एक बार, पर ये फाई और पार्शियल अल्फा फाई पे डिपेंड करता है, इसलिए इसको आप लिख सकते हैं, किसका फंक्शन है, पार्शियल अल्फा फाई, ये दो का, और इक्वल टू जीरो हो गया। ओके, तो D4X, अब ये आपका जो वेरिएशन है, पहले इसको अलग से कर लेते हैं, फिर इसमें फिट कर देंगे ना। तो ये आपका वेरिएशन ऑफ L, इसको आप क्या लिखोगे, पार्शियल L बाई पार्शियल फाई, और क्या लिखोगे, फाई लिख सकते हो। कैन यू राइट इट लाइक दिस? यस सर, फास्ट यू। लेकिन यहाँ पे एक और है, ये भी है, तो एक पार्शियल इसका भी चलेगा, और जो भी होगा वो यहाँ पे डेल्टा भी चलेगा। इसको ऐसा लिख सकते हैं, जी। ओके। यस सर, बट सर टर्म में वो कांस्टेंट नहीं होगा क्या, फर्स्ट एंड सेकंड में? कांस्टेंट कहाँ से आएगा, डेल एल ओवर में डेल फाई, और कांस्टेंट डेल अल्फा फाई। डेल अल्फा पाई, पाई कहाँ से आ गया भाई, फाई कह रहे फाई हो, फाई, यस सर। तो कांस्टेंट कहाँ है इसमें, सर लगाते नहीं है, अगर किसी को फंक्शन में लिखना है तो डेल एल ओवर में डेल फाई, फिर ब्रैकेट लगा के वो कांस्टेंट लिखते हैं डेल अल्फा फाई। कांस्टेंट लगा के लिखते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कहाँ लगते हैं, ये तो यही तरीका है, जनरल तरीका है लिखने का इसका। और ये इसका जनरल चलिए तरीका सर है, कंटिन्यू। यहाँ पे जो वेरी होता है वही यहाँ पे वेरी होता है। अगर यहाँ पे डी लिखेंगे तो यहाँ पे डेल्टा की जगह डी लिख देंगे, यस सर, ऐसा वही ही पूछ होता रहे है। हैं। एक जगह वेरी होगा तो ये कांस्टेंट रहेगा। हाँ, तो ये वेरिएशन है, और ये जो है आपका, ये आप इसको चाहे कांस्टेंट कह लो, ये जो आपका डेरिवेटिव है।
यस सर। ओके, तो हमारे पास जो है यहाँ पे डेल फाई है और यहाँ पे क्या है, डेल ऑफ ए फाई है, पार्शियल अल्फा फाई है। तो इसको आप आगे और भी लिख लो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पार्शियल ये एंड पार्शियल फाई एंड डेल फाई। आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डेल को जो है आप डेल कहिए और पार्शियल को पार्शियल कहिए। ये जो आपने ये चिन्ह बनाया हुआ इसको पार्शियल बोलिए, आप इसको बार बार डेल मत बोलिए। डेल हमने बताया था कि डेल हम इसको बोल रहे हैं, ये वाले को डेल्टा, इसका नाम क्या है, डेल, और डेल नाम है इसका। ये जो बना हुआ है नेबला या डेल, इसको डेल बोलते हैं, इसका नाम डेल्टा है, ओके इसका सर। नाम पार्शियल है। तो कंफ्यूज मत करना, ठीक है, नहीं तो बार बार क्या होगा कि हम सोचेंगे कि आप कह रहे हो डेल और हम समझ जाएंगे इसको नेबला को। ओके सर। और इसको लिखा हमने पार्शियल एल एंड पार्शियल पार्शियल अल्फा फाई। और ये जो है ये इंटरचेंजेबल होते हैं, कौन, डेल्टा और पार्शियल। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो, अगर डेल्टा फाई कॉमन निकल जाए तो हमारा क्या हो जाए, काम आसान हो जाए, पर ये ऐसा है नहीं, ये डेरिवेटिव है। तो डेरिवेटिव और कोई क्वांटिटी दोनों जो है अलग अलग होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे। नाउ फ्रॉम लीबनिज फार्मूला, लीबनिज फार्मूला क्या कहता है, ये कहता है लीबनिज फार्मूला आपका कि अगर मान लो कोई फंक्शन है, या कोई डेरिवेटिव है, कोई भी चीज का डेरिवेटिव, तो अगर मान लो f और x दो चीजें हैं, या f और g कर लो, तो आप क्या लिखोगे, इसको पार्शियल म्यू f और g लिखोगे, और फिर क्या लिखोगे, f एंड पार्शियल म्यू g। यही तरीका होता है लिखने का ना। हेलो, जी सर, जी सर। तो इसी तरह से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पार्शियल म्यू अब देखो नहीं लिखेगा ये, रुक जाओ यार। So hence we can write partial mu and partial L by partial partial अल्फा फाई। म्यू को जो है हम अल्फा कर देते हैं और क्या लिखेंगे यहाँ पे, डेल्टा फाई। इसको बताओ क्या लिखा जाएगा, कौन बताएगा, सर जो हमारा पार्शियल एल और पार्शियल पार्शियल म्यू और ये फाई है, पहले ये टर्म म्यू हम नहीं लिखे ऐसे आप, एज म्यू नहीं सच लिखे, रख अल्फा देंगे, लिखे, उसके बाद म्यू नहीं अल्फा। अल्फा लिखे। हाँ लेकिन सर मैं म्यू लेके चल रहा था अपने कॉपी, मैं चलो अपने ठीक कॉपी है, म्यू लेके चल रहा था सर। तो हाँ जी ठीक है, जी, तो इसको हम ऐसे ही एज सच रख देंगे, उसके बाद सेकंड वाला जो हमारा ये डेल फाई वाला था, इस पे ऑपरेट डेल कर नहीं देंगे। डेल्टा फाई भाई, देन तुम लोग प्लस, क्यों बस सुबह, डेल्टा है हाँ हाँ उसका नाम। हाँ, अच्छा इसको इसको डेल्टा है सर, इतने दिन इसको पार्शियल बोलना सीख गए, उसको भी डेल्टा बोलने लगेंगे। और उसके बाद फिर प्लस ये जब दूसरे टर्म में क्या करेंगे, डेल्टा को सर हम ऐसे कांस्टेंट रख देंगे, फिर ये जो डेल हमारा म्यू था, ये पार्शियल यल और पार्शियल इस वाले टर्म पे ऑपरेट कर देंगे। वेरी गुड। तो हम इसको लिखेंगे पहले वाले टर्म को, ये वाले टर्म को, पहले इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो इसको लिखिए पार्शियल पार्शियल अल्फा फाई, ऐसा लिख सकते हैं, और ये ब्रैकेट बंद, और ये वाला है इसको हमने लिख दिया अलग से। फिर क्या करेंगे, इसको पहले वाले को एज इट इज लिख देंगे और अब जो है दूसरे वाले का हम डेरिवेटिव ले लेंगे। पर रुको, यहाँ पे देखो, इसको क्या लिखेंगे हम, इसको हम लिख सकते हैं
ये क्वांटिटी को ऐसे पार्शियल पार्शियल अल्फा फाई एंड इक्वल टू माइनस क्या ऐसा हम लिख सकते हैं इसको? जी सर, साइड चेंज कर दीजिए। सभी लोग देखिए, सभी लोग एग्री कर रहे हैं मेरी बात से? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? तो सर आगे कंटिन्यू करिए। वेरी गुड। तो अब हम जो है यहाँ से ये कहाँ पे है? देखो, ये जो क्वांटिटी है और ये जो क्वांटिटी है, दोनों क्या है? एकदम हूबहू एक जैसी है, मतलब सेम है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वांटिटी की जगह पे हम क्या लिखेंगे? ये माइनस वाला साइन लिख देंगे। देयरफॉर डेल्टा एल दिस इज पार्शियल एल बाय पार्शियल फाई एंड डेल्टा फाई। एंड इधर क्या लिखेंगे? पार्शियल अल्फा एंड वेरी वेरी बिग ब्रैकेट एंड देन पार्शियल अल्फा एल एंड पार्शियल पार्शियल अल्फा फाई एंड डेल्टा फाई माइनस पार्शियल अल्फा एंड पार्शियल एल बाई पार्शियल पार्शियल अल्फा फाई एंड ब्रैकेट क्लोज्ड एंड डेल्टा फाई। ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए जी यहाँ सर। पे ये डेल्टा फाई फ्री, डेल्टा फाई फ्री, तो हम इसको क्या करें? साथ साथ लिख दे। कॉमन है ना डेल्टा फाई, तो डेल्टा फाई कॉमन है, तो हम क्या करेंगे? इसको लिख सकते हैं डेल्टा, यहाँ पे पार्शियल एल पार्शियल फाई और माइनस ऑफ पार्शियल अल्फा पार्शियल एल बाई पार्शियल पार्शियल अल्फा फाई एंड अब ये पूरे को हम एक बड़े ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं और डेल्टा फाई को कॉमन ले सकते हैं। कैन वी डू इट? सो सर क्या हम इसको ऐसा कर सकते हैं? बोलिए। सर जी लेकिन अभी यहाँ पर ये वाला टर्म बचा है, अभी ये तो बचा है, तो हम क्या लिखेंगे? प्लस डेल्टा पार्शियल अल्फा एंड पार्शियल एल एंड पार्शियल पार्शियल अल्फा फाई एंड हाउ मच हियर? डेल्टा फाई, और ये क्लोज्ड। अब ये डेल्टा एल की वैल्यू हम कहाँ रखने जा रहे हैं? यहाँ रखने जा रहे हैं, डेल्टा ए में, दैट इज इक्वल टू 0। ये जो डेल्टा ए एल है यहाँ पे हम लिखेंगे। So putting these values, substituting this expression, ओके। तो चलो हम यहाँ पे आते हैं। d4x और अब हम बनाते हैं बड़ा सा ब्रैकेट। क्या बनाते हैं? बड़ा सा ब्रैकेट। अब बड़ा सा ब्रैकेट में हम पहले क्या लिखेंगे? ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है ना, ये वाला हिस्सा, इतना हिस्सा लिखेंगे और इसको लिखेंगे अलग से।
So let us go there, and this is partial L, partial phi, and minus partial alpha, partial L by partial alpha phi, and डेल्टा phi. यही है ना? हेलो. जी और दूसरा टर्म क्या है? d4x एंड पार्शियल अल्फा एंड पार्शियल L by partial alpha phi and delta phi. Bracket close. This must be equal to 0. Okay. This must be equal जी to सर 0. अच्छा, कल हमने आपको बताया था गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम के बारे में. क्या बताया था? गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम के बारे में बताया था. आज उसको हम फिर से बताते हैं. तो इसका जो सिंपल वर्जन होता है, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम आता कहाँ से, मैं आपको बता देता हूँ. तो मतलब आपको बताया था कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के इनवर्स होते हैं. तो प्रोसेस है ये आपस में मल्टीप्लाई करके क्या देते हैं? जो क्वांटिटी होती है उसको फ्री कर देते हैं. जो इंटीग्रेंड होता है उसको फ्री कर देते हैं. जैसे मान लीजिए dx है और एक d by dx ऑफ f है, तो कितना हो जाएगा आंसर? f हो जाएगा. यही होगा ना? जी सर. तो अगर इसका हम 4 डायमेंशनल वर्जन ले लें, तो 4 डायमेंशनल वर्जन हम ले लें, तो हम क्या करेंगे? इसको लिखेंगे हम d4x. क्या लिखेंगे? d4x. और इधर क्या लिखेंगे? पार्शियल अल्फा या कुछ भी, जो भी सो भी हो. और जो भी क्वांटिटी है ब्रैकेट में, देखो यहाँ पे अल्फा क्या है? नीचे है. तो हमने बताया था अल्फा नीचे होता है, तो क्या होगा? ये क्वांटिटी कैसी होगी? कुछ इस तरह से होगी, के अल्फा टाइप की होगी. और इक्वल टू क्या हो जाएगा ये? अब यहाँ पे क्या मिलेगा आपको आंसर? के अल्फा टाइप का मिलेगा. कहाँ मिलेगा? के अल्फा. ओके. सर अल्फा और ये अल्फा तो कहाँ? खत्म हो जाएगा ना. अरे के अल्फा बाहर निकल गया ना. जैसे यहाँ पे एफ बाहर निकल गया, जैसे के अल्फा बाहर निकल गया. तो सर ये तो एक्चुअली इतना वायलेट आसान नहीं है. कर देगा ना. हाँ, वायलेट तो करेगा ही. मैं इसको सब समझाने के लिए कर रहा हूँ कि इसके लिए एक्चुअल गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगता है, जो लगता है आपका सरफेस पे. तो ये कहाँ पे इवेल्युएट हो रहा है? सरफेस पे. मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ. गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा, तो उससे और क्लियर हो जाएगा. तो ये जो सरफेस पे क्या होता है? ये सरफेस पे 0 हो जाता है. क्यों 0 हो जाता है? यहाँ पे डेल्टा फाई है. यहाँ पे क्या है? ये डेल्टा फाई का जो वेरिएशन होता है, ये क्या होता है आपका? किसी फील्ड का जो वेरिएशन होता है, वो सरफेस पर 0 हो जाता है. जीरो हो जाता है. इसकी वजह से जो है ये 0 हो जाएगा. अगर नहीं समझ में आ रहा तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से समझाएं आपको. गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आपको याद है कि नहीं याद है? कल आपने बताया था, याद है. चलो अच्छा, बता देते उसी से. चलो ठीक है, वेट करो. 2 मिनट और लगेगा. मैं इसको और लंबा खींच रहा हूँ, क्योंकि फिर आगे कहोगे कि नहीं सर, फिर से गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम आएगा, फिर से मुझे बताना पड़ेगा. तो एक बार बता देते हैं, इसको ध्यान समझ लीजिए, आगे जरूरत पड़ेगी आपको. गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम. फिजिकल क्वांटिटीज या फील्ड्स quantities vanish at infinity.
जैसे मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ पे मान लो मैग्नेट लिखा है, तो इससे जो है दूरी जाओगे तो ये घटने लगा, फील्ड घटता जाएगा, और इनफाइनाइट डिस्टेंस चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, इससे दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा, और बहुत दूर चले जाओगे, एकदम इन्फिनिटी पे चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इन्फिनिटी पे फील्ड क्या होता है इन्फिनिटी पर फील्ड क्या होता है, जीरो हो जाता है, राइट। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहता है कि अगर हम किसी क्वांटिटी का वॉल्यूम एलिमेंट ले रहे हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल, और वो किस तरह से है, वो एक्चुअली आपका कुछ इस फॉर्म में है, एक डाइवर्जेंस के फॉर्म में है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो सरफेस इंटीग्रल। क्या लिखोगे, एस फॉर सरफेस इंटीग्रल। और क्या लिखोगे, ए के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लिख दोगे। क्या लिखोगे, ए के साथ डॉट प्रोडक्ट, सरफेस का ए के साथ में डॉट प्रोडक्ट। यही क्या होता है, ये सरफेस इंटीग्रल है और ये है वॉल्यूम इंटीग्रल। यही आपका गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम है। याद है आप सबको? जी सर। इसका 4 डायमेंशनल वर्जन क्या होगा, 4D वर्जन क्या होगा इसका, यहाँ पे हो जाएगा आपका जो वॉल्यूम है d4x हो जाएगा। d4x क्या हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया, जिसको हमने dv लिखा है यहाँ पे, हम इसको चाहे तो d3x भी लिख सकते हैं। ये भी क्या है, वॉल्यूम को लिखने का एक तरीका है, d3x। और इसको क्या लिखते हैं, सरफेस को लिखने का एक तरीका होता है स्फीयर में, इसको ऐसे रहने दो, ऐसे समझ जाओगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 4 डायमेंशनल डाइवर्जेंस होगा, तो इसको क्या लिखेंगे, पार्शियल डॉट के, मतलब क्या हुआ, पार्शियल अल्फा एंड के अल्फा, राइट। पार्शियल डॉट के 4 डायमेंशन क्या होगा, पार्शियल अल्फा के अल्फा। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू हाउ मच, जो इसका सरफेस है, कौन सा सरफेस है, जो इस पर सरफेस है उसको हम लिखते हैं ds3 सरफेस लिखते हैं। अब कैसे सरफेस, यही कंफ्यूजन होगा आपको, क्योंकि इतना आसान है नहीं ये विजुलाइज करना। डॉट क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। और ये जो सरफेस है इसको बोलते हैं हाइपर सरफेस। क्या नाम है इसका, हाइपर सरफेस। तो हाइपर सरफेस पे जो है, जो के की क्वांटिटी है, हाइपर सरफेस को आप कितना भी बड़ा ले सकते हो। दिस कवर्स होल वॉल्यूम। तो होल वॉल्यूम कहां तक जाता है, इन्फिनिटी तक। दैट मीन्स बाउंड्रीज आर एट इन्फिनिटी। बाउंड्री कहां है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी के क्या होगा, के में फील्ड है ना फाई। जी सर, जो हो जाएगा। तो ये क्वांटिटी क्या हो गई, therefore d4x and this is 0. Is it okay now? यस सर। ठीक है। तो अगर ये 0 हो गया, देयर thus we can write हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हम लिख सकते हैं वेरिएशन ऑफ एक्शन इक्वल टू 0। दिस गिव्स यू
अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ये इतना ही बचेगा, पार्शियल एल बाई पार्शियल फाई एंड माइनस पार्शियल अल्फा partial L by partial alpha phi and how much here delta phi equal to 0. ओके अब देखो ये जो है नॉन जीरो है, वॉल्यूम तो नॉन जीरो है, और ये भी जरूरी नहीं है कि जीरो हो ही, नॉट नेसेसरली जीरो। क्योंकि ये आर्बिट्रेरी है। तो अब पूरा जो है जीरो हो रहा है, तो कौन जीरो होगा? दिस मस्ट हैज टू बी जीरो, दिस मस्ट हैज टू बी जीरो, हैज टू बी जीरो। This means partial L by partial phi equal to minus partial alpha and partial alpha phi equal to 0, or we can write ये है आपका रिलेटिविस्टिक आयलर लैग्रांज इक्वेशन। दिस इज योर रिलेटिविस्टिक आयलर लैग्रांज इक्वेशन। इसका इस्तेमाल हम कल के लेक्चर में करेंगे। EL इक्वेशन मतलब आयलर लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन। तो what we need to know? We need to know the Lagrangian only. What do we need to know? We need to know only Lagrangian density. That is enough. और इसके बाद क्या करना है आपको? फटाफट सारे कैलकुलेशन आप कर लेंगे। तो लेग्रांजियन को आप अगर निकाल लेते हैं किसी तरह से, तो आपका आधा काम आसान हो गया। इसके बाद सिर्फ क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट करना है और आपको पूरी फिजिक्स मिल जाएगी, पूरी फिजिक्स। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है? आज के लिए इतना ही, बाकी चीजों को हम बाद में डिस्कस करेंगे।